नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन विवाद पर मोहन भागवत बोले, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं। पड़पोते सत्य की सावरकर का अदालत में कबूलनामा, सावरकर ने 10 बार लिखी दया याचिकाएं। अकाल तख्त ने भागवत मान को खालसा पंथ विरोधी बताया, वीडियो विवाद में आई रिपोर्ट। खान सर बनाम रोशन आनंद, नया बवाल शुरू, प्रिंस यादव की मौत पर बढ़ा विवाद। ट्रंप का दावा, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, 300 अरब डॉलर फंड पर भी दी सफाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रियंक खड़गे के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भागवत ने कहा कि वो इस पत्र का कोई जवाब नहीं देंगे, उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक नौटंकी और दिखावा बताया। भागवत ने साफ कहा कि आरएसएस का काम पूरी तरह से खुला है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई चीजें बिना रजिस्ट्रेशन के चलती हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। भागवत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत उन संस्थाओं को होती है जो सरकार से फंड लेती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आरएसएस को अच्छी तरह से जानती है क्योंकि अतीत में संघ पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। संघ प्रमुख ने दावा किया कि संगठन का लिखित संविधान भी सरकार के पास है। ये दस्तावेज 1950 के दशक में जमा कराया गया था। दरअसल प्रियंक खड़गे ने खुले पत्र में कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि लाखों स्वयंसेवकों और हजारों शाखाओं वाले संगठन को पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी। खड़गे ने संघ से कानूनी स्थिति, फंडिंग, खर्च और टैक्स से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं क्योंकि संघ और कांग्रेस दोनों अपने अपने तर्कों पर कायम हैं। सावरकर के परिजन ने कोर्ट में माना है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 10 दया याचिकाएं दी थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक सफाई भी दी। उनका कहना है कि दया याचिका देना उस समय सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी, इसे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान दूसरे क्रांतिकारियों का भी जिक्र हुआ। अदालत में कहा गया कि राजगुरु अशफाक उल्ला खान और कई अन्य क्रांतिकारियों ने दया याचिका नहीं दी थी। वहीं भगवंत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के संघर्ष का भी उल्लेख हुआ। सत्य की सावरकर ने दावा किया कि सावरकर की सभी याचिकाएं ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दी थी। अंग्रेजों को डर था कि रिहा होने पर वो फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सत्य की सावरकर ने अदालत में कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि सावरकर ने हर दया याचिका के अंत में मैं आपका आज्ञाकारी सेवक वीडी सावरकर लिखकर हस्ताक्षर किए थे या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कहना सही नहीं होगा कि सावरकर की रिहाई की प्रक्रिया इन 10 दया याचिकाओं के बाद ही शुरू हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि सावरकर की दया याचिकाओं की भाषा केवल औपचारिक थी या फिर किसी रणनीति का हिस्सा थी। ये पूरा मामला राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी के एक पुराने भाषण को लेकर मानहानि का केस चल रहा है। सावरकर परिवार का आरोप है कि राहुल ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी और सबकी नजर अदालत की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। टीएमसी के 20 सांसदों के जाने से एक छोटी पार्टी एनसीपीआई अचानक सबसे बड़ी बन गई। इस बीच एनसीपीआई ने बड़ा दावा किया। पार्टी का कहना है कि अब वो बंगाल की सबसे बड़ी संसदीय ताकत बन गई है। पार्टी के मुताबिक उसके पास अब 20 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेपी के पास 12 सांसद हैं। टीएमसी 8 सांसदों पर सिमट गई है। कांग्रेस के पास 1 सांसद बचा है। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई कोई बड़ी या चर्चित पार्टी नहीं रही। इसका दफ्तर हावड़ा के एक छोटे से गाँव में है। पार्टी की स्थापना कुछ साल पहले हुई थी। उसने पंचायत चुनाव तो लड़ा था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। सांसदों के आने की खबर के बाद पार्टी अचानक चर्चा में आ गई। हावड़ा स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस और केंद्रीय बल भी तैनात किए गए। वहीं पार्टी के पुराने नेताओं का कहना है कि उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। कई पदाधिकारियों ने दावा किया कि सब कुछ अचानक हुआ। पार्टी के संस्थापकों के फोन भी बंद बताए गए। इस बीच पार्टी की संस्थापक शिवली कुंडू ने कहा कि वो अध्यक्ष पद छोड़ चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नए नेतृत्व से ही जानकारी ली जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरकार एक छोटी पार्टी में इतने सांसद कैसे पहुंच गए और क्या बंगाल की राजनीति में ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा। टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की खबरों पर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि एक बौखलाए हुए केंद्रीय गृह मंत्री जो उस पद की गरिमा के लिए कलंक हैं जिसे कभी सरदार पटेल ने संभाला था। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से भारतीय लोकतंत्र को नए निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने 20 टीएमसी सांसदों को अवैध तरीके से तोड़ने और उनका एक ऐसी राजनीतिक इकाई के साथ पूरी तरह संदिग्ध विलय कराने की साजिश रची है जिस
इसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। यह विचित्र कदम लोकसभा में एनडीए के लिए 2/3 बहुमत तैयार करने की केंद्रीय गृह मंत्री की रणनीति का हिस्सा है। जब तक वो पद पर बने रहेंगे, शालीनता, मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों के प्रति निष्ठा हर दिन कमजोर और खतरे में पड़ती रहेगी। एनडीए सरकार जल्द नया परिसीमन बिल फिर से ला सकती है। यह दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। नायडू ने कहा कि सरकार जल्द महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। इसके लिए परिसीमन जरूरी है, इसलिए नया बिल संसद में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में सीटों में 50% बढ़ोतरी होगी। साथ ही राज्यों के बीच मौजूदा अनुपात नहीं बदलेगा, यानी किसी राज्य का हिस्सा कम नहीं होगा। नायडू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बेवजह विवाद खड़ा किया। सरकार की मंशा शुरू से ही साफ थी। दरअसल पहले लाया गया बिल संसद में पास नहीं हो पाया था। सरकार के पास जरूरी संख्या नहीं थी, इसलिए प्रस्ताव गिर गया था। अब नायडू का दावा है कि हालात बदल चुके हैं। उनका मानना है कि अब बिल पास कराना आसान होगा। पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को खालसा पंथ विरोधी और गुरु दोषी करार दिया है। यह फैसला सोमवार को अकाल तख्त में हुई 5 सिंह साहिबान की बैठक के बाद लिया गया। यह मामला एक विवादित वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले दावा किया था कि वो एआई से बनाया गया है और फर्जी है, लेकिन अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 2 फॉरेंसिक लैब की जांच में साफ हुआ है कि वीडियो में ना तो एआई का कोई सबूत मिला और ना ही किसी तरह की छेड़छाड़ साबित हुई। इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। आरोप था कि उन्होंने सिख आचार संहिता और गुरु परंपराओं से जुड़े मामलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कुछ वीडियो सामने आए जिनमें उन पर धार्मिक प्रतीकों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे। सीएम मान 15 जनवरी को अकाल तख्त सचिवालय में पेश भी हुए थे और उन्होंने वीडियो को फर्जी बताते हुए अपना बचाव किया था। लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और अकाल तख्त के ताजा फैसले के बाद ये मामला और गंभीर हो गया है। पटना में कोचिंग विवाद के बीच डायरेक्टर के भाई की संदिग्ध मौत से खान सर पर गंभीर आरोप लगे हैं। ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। रोशन आनंद का कहना है कि उनके भाई प्रिंस यादव की सुनियोजित हत्या हुई। वो खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले का आरोपी था। इसके बाद रोशन आनंद ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि उनके भाई की सुनियोजित तरीके से हत्या कराएगी। उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। उधर खान सर ने वीडियो जारी कर दुख जताया है, साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस बीच पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों को किसी नए विवाद की आशंका है। याद दिला दें कि 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर हमला हुआ था। वहां तोड़फोड़ की गई थी और एक गार्ड से मारपीट हुई थी। इसी मामले में रोशन आनंद समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कोचिंग सेंटर की गार्ड हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए थे। पुलिस ने उनके हथियार जब्त कर लिए थे। जांच के दौरान गार्डों ने दावा किया था कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी। इसी मामले में खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा रखी है। अब सभी की नजर आने वाली सुनवाई और पुलिस जांच पर टिकी हुई है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के उपयोग को लेकर सामने आई गड़बड़ियों के सामने आने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें दान की राशि के कथित दुरुपयोग, गायब होने और फंड मैनेजमेंट में अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। यह पत्र वकील अनूप प्रकाश अवस्थी की ओर से भेजा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई से न्यायिक निगरानी में जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान की पूरी प्रक्रिया, उसकी प्राप्ति, लेखा जोखा, संरक्षण और खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायिक तंत्र के तहत लगातार की जाए, ताकि भक्तों को ये योगदान का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। अब सभी की नजर इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। सरकार ने डीजल और विमानों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब डीजल निर्यात पर 14 रुपए और एटीएफ पर 12.5 रुपए टैक्स लगेगा। पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स पहले की तरह 1.5 रुपए ही है। यह फैसला 16 जून से पूरे देश में लागू हो गया है। सरकार हर पखवाड़े तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की समीक्षा करती रही है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, देश में तेल की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उनके मुताबिक ये बात दोनों देशों के समझौते में तय हुई है। इसके साथ ट्रंप ने का एक और दावा खारिज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को $300 अरब नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों को उन्होंने फर्जी बताया। हालांकि समझौते की पूरी कॉपी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए कई अहम सवाल अभी भी बने हुए हैं। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा, ये साफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते में कुछ शर्तें रखी गई हैं। अगर ईरान उन्हें पूरा करता है तो उसे राहत मिल सकती है। इसमें जमे हुए फंड जारी करने और प्रतिबंधों में छूट की बात भी शामिल बताई जा रही है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दस्तावेज इस हफ्ते जारी किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को कोई पैसा तभी मिलेगा जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जल्द जारी होने के संकेत दिए। वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो शुक्रवार से पहले समझौते को जारी कर सकते हैं। इससे दुनिया को डील की पूरी जानकारी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि समझौते पर पहले ही सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के नेताओं ने इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी दी है। अब अगला कदम औपचारिक हस्ताक्षर का है। इसकी तैयारी शुक्रवार के लिए की गई है। उसी दिन दोनों पक्ष आमने सामने दस्तखत कर सकते हैं, यानी पहले समझौते का खुलासा हो सकता है, फिर उसके बाद आधिकारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.